फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पिछले क्लास में वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस बताया था, क्या था फॉर्मूला उसका, फॉर्मूला बताया था ना, वर्क डन बाय आइसोथर्मल सॉरी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या था जी, W इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो हम लोग को पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं ना, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है जी, बॉयल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा P इक्वल टू K बाई V, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है। तो दो कंडीशन के लिए लिखूंगा तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आएगा, बराबर ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अपना V2 बाई V1 है ना, तो यहाँ से V2 बाई V1 क्या आएगा, इसको इधर लिया तो ये इक्वल टू P1 बाई P2 आता है, समझा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मॉडिफिकेशन फॉर्मूला बताओ, V2 बाई V1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, P1 बाई P2 ना, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, W इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2, ठीक है। तो अभी देखो 4.4 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। 2 moles of ideal gas are expanded isothermally and reversibly. N इक्वल टू कितना है, 2 moles है, फ्रॉम 20 लीटर, तो V1 कितना है 20 लीटर, V2 कितना है 30 लीटर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन निकालना है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। वर्क डन फॉर मैक्सिमम वर्क डन क्या है, -2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1, W max is equal to -2.303, n का वैल्यू कितना है जी 2, R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू 300 log ऑफ V2 कितना है 30, V1 कितना है 20, कैंसिल करें, मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300, मैं अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूँ, इसको log 3 माइनस log ऑफ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन देखो, इसको मैं 2 ले लेता हूँ तो ये हो -2, ये 2, इसको 8 ले लेता हूँ, इसको 300 ले लेता हूँ, log 3 कितना, log 2 कितना होता है 0.3, ये कितना है 0.4, 0.4 माइनस 0.3, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा जी, ये कितना है 4, 8 4 जो 32 ना, 32 इंटू 300, ये कितना आएगा 0.1, पॉइंट हटाओ कैंसिल कर दो, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 960, ठीक है। तो देखो कुछ ज़्यादा कम हो गया, तो ये तुम्हारा बराबर कैलकुलेशन करोगे बिना अप्रोक्सीमेशन का, तो मैक्सिमम वर्क डन कितना है, ये है तुम्हारा -2023 जूल आता है,
ठीक है, यहाँ तक लिखो। अभी देखो 4.5 न्यूमेरिकल कर देता हूँ। तो इसमें क्या बोलता है 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 मतलब मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया जी 22 ग्राम। तो इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो मोलर मास अगर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास ऑफ CO2, तो इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है ना, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला क्या होता है एटॉमिक मास, ये दिया रहता है पीरियोडिक टेबल में, चाहे एटॉमिक नंबर है तो उसका डबल होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन है 8 और ऊपर वाला 16। जब इवन नंबर रहता है ना, ये इवन नंबर, तो एटॉमिक मास डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, समझा। तो 2 इंटू 8 कितना होता है 16। तो इसका मास कितना आएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 कितना आता है 44 U। समझा क्या। तो मोल्स आ जाएगा ना, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है 10th में पढ़े थे हम लोग, मोल्स इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया था क्वेश्चन में 22, मोलर मास कितना कैलकुलेट किया 44। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 कितना होता है 0.5 मोल्स। तो ये आपका एन का वैल्यू हो गया ना, समझा। तो देखो इतना कैलकुलेट किया तब जाके 0.5 एन का वैल्यू आया। तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर, तो गिवन में क्या है टेम्परेचर भी आपका कितना 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर। तो P1 कितना दिया है 100 किलो पास्कल। When the work is obtained is वर्क डन भी दिया हुआ आपका कितना 1.2 किलो जूल। फाइनल प्रेशर निकालना है, मतलब आपको P2 निकालना है ना, समझा गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है जी मैक्सिमम वर्क डन का, बताओ निशिका। -2.303 ANRT लॉग ऑफ प्रेशर के फॉर्म में P1/P2 है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, समझा। तो वर्क डन दिया हुआ है कितना 1.2 किलो जूल -2.303, एन का वैल्यू कितना दिया है 0.5, आर का वैल्यू कितना 8.314, टेम्परेचर है 298 केल्विन, लॉग ऑफ P1 कितना है 100 किलो पास्कल, P2 कितना है निकालना है, बराबर ना। यहाँ तक कर दोगे, आगे नहीं सॉल्व भी करोगे तो हाफ मार्क ही कटेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ मार्क, गिवन लिखने के लिए 1 मार्क, और इसमें वैल्यू डालने के लिए 1 मार्क, 2 मार्क तो ऐसे आ जाएगा बिना सॉल्व किए, खाली क्वेश्चन लिखने के लिए, समझा गया। तो ऐसे ही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, इजी। तो अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये है तुम्हारा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, और किलो मतलब 1000 ना, तो ये आ गया -2.303, 0.5, 8.314। तो इतना क्यों कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू, ये 2 3 ले लो, नीचे 10 ले लो, इसको मिटा दो, ये आएगा 5/10, ये 8.3 लेता हूँ, नीचे 10 ले लो, यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइड बाई P2, ठीक है। तो सबको इधर दे दो, तो इसको कर दो 30, तो इससे इस कैंसिल, इसको 80 कर लो, तो इससे कैंसिल, तो इसको डिवाइड कर लो 2 से 2 चला गया, हाँ 298 है ना, तो उसको ले लो 300, तो कितना बचा 1200 माइनस 8 इंटू 300, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइड बाई P2, बराबर ना। और कैंसिल होगा 3 से, ये 4 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में,
समझा? तो ये क्या आएगा 1/2 माइनस में, तो लॉग ऑफ 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय P2, तो इसका मतलब ये 0.5 है ना, तो इसका बेस 10 है, तो ये 10 इतना आएगा 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय P2, तो P2 कितना आएगा जी 100 किलो पास्कल डिवाइड बाय, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵, ठीक है, लिख लो इसी का वो कर लेना घर पे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है ना। तो कोई भी सब्सटेंस बना होता है उसका इंटरनल एनर्जी के कारण, ठीक है, ये जैसे पेन का सेफ है तो ये अपने इंटरनल एनर्जी के कारण ऐसा है। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द स्टोर्ड एनर्जी इन सब्सटेंस इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो एवरी सब्सटेंस लिख लो, एवरी सब्सटेंस is associated with a definite amount of energy, ठीक है। तो this energy stored in a substance is internal energy denoted by U, ठीक है। Internal energy of system is made up of kinetic energy and potential energy of individual particles of the system. The internal energy of a system is made up of kinetic and potential energy of individual particles ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। U1 U2 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, U1 एंड U2 आर इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। U इज अ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब पेन बड़ा रहेगा तो ज्यादा एनर्जी, कम है तो कम एनर्जी, सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम वुड चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे कर सकते हैं, हीट और वर्क से। तो ये लिख लो एक पॉइंट, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू system by heating or performing work on it is added to system, ठीक है। The energy transferred from system by cooling or performing work on the surrounding is removed from the system, ठीक है। अगर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, सिंपल वर्ड में। दूसरा है द एनर्जी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम सिस्टम बाय कूलिंग और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन सराउंडिंग is removed from system. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं ना, बताया था पिछले क्लास में। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, according to this law total energy of a system and surrounding remains constant when the system changes from initial state to final state. When system changes from an initial state to final state. ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंट वे में भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का जो एनर्जी होता है कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट। The total energy of an isolated system is constant. ठीक है, दूसरा है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। एनर्जी इज neither created nor destroyed. And can only be converted from one form to another. ठीक है, तो सबका मतलब सेम ही है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग वर्क। ठीक है, जैसे कोई सिस्टम है तो इसके ऊपर अगर हीट सप्लाई करूँगा तो ये वर्क करेगा। ठीक है ना, तो दो तरीके से हम लोग हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं या एनर्जी को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम एक्सचेंज
energy with its surrounding. Either by transfer of heat or by doing work. ठीक है, हीट सप्लाई करके या काम करके, ये दो तरीके से हम लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं. एनर्जी सप्लाई टू सिस्टम इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी. अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ जाता है. एंड एनर्जी सप्लाइड टू सिस्टम increases its internal energy. ठीक है. On the other hand, removal of heat or work from the system decreases its internal energy. अगर हीट या वर्क करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा. ठीक है. रिमूवल ऑफ हीट और वर्क from system decreases its internal energy. ठीक है, ये लिखिए. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो. सपोज Q is the heat supply to the system and W is work on the system. Suppose Q is heat supplied to system and W work done on system by surrounding. Internal energy of the system would increase. तो ऐसे करोगे तो क्या होगा जी. देखो, एक सिस्टम है, उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं प्लस क्यू, और हीट भी सप्लाई कर रहे हैं. हीट सप्लाई कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा ना. समझा ना. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. द इंटरनल एनर्जी ऑफ system would increase. ठीक है. Increase in internal energy of system is equal to sum of the quantity of heat supplied to the system and amount of work done on the system. ये internal energy sum of the heat and work होता है. तो ये लिख लो. Increase in internal energy of system is equal to sum of quantity of heat supplied to system and amount of work done on system. ठीक है. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है इंथैल्पी. उसको H से रिप्रेजेंट करो. ठीक है, इंथैल्पी, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी. इंथैल्पी इज ऑफ अ सिस्टम
is sum of internal energy of a system and energy equivalent to PV work। ठीक है, तो H इक्वल टू U प्लस PV आएगा। H क्या इंथैल्पी, U क्या इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंथैल्पी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी is delta H is also state function। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या लिखेंगे, H2 माइनस H1। तो H1 H2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है। ये आपका इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल, और ये आपका फाइनल, ये भी स्टेट फंक्शन। ठीक है, अभी देखो H इक्वल टू क्या है, U प्लस PV है ना, ध्यान से देखो इधर, H इक्वल टू क्या है, U प्लस PV है। तो इनिशियल कंडीशन के लिए H1 U1 P1 V1 लिखो, फाइनल कंडीशन के लिए क्या लिखो जी, H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 बराबर है। तो डेल्टा H क्या है, H2 माइनस H1, तो वैल्यू डाल दो, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। यहाँ क्लियर है, तो क्या लिख सकते हैं जी, डेल्टा H इज इक्वल टू, ये दोनों को साथ में माइनस करो, ये दोनों को साथ में, तो U2 माइनस U1, ठीक है, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, P1 V1। ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है क्या जी, समझा ना। तो P1 P2 अगर मैं सेम कर दूं तो P को बाहर ले सकते हैं ना, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, P बाहर ले लिया डेल्टा V, तो ये आपका वर्क डन है क्या। इफ द इनिशियल इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड सेम, P is P external। यहाँ पर लिखना तो लिख लो, इफ प्रेशर inside and outside is same, तो P external P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हीट सप्लाइड एट प्रेशर P ना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। मतलब फ्रॉम QP इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H है। तो इंथैल्पी चेंज क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, thus change in enthalpy of system is equal to heat transfer at constant pressure। ठीक है, तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये आपका चेंज इन एंथैल्पी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट, तो अपना इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है जी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V बराबर ना। ध्यान से देखो इधर, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन पता है अपने को क्या है, क्या है जी, PV1 इक्वल टू N1 RT, PV2 इक्वल टू N2 RT। समझा ना, प्रेशर सेम बोला हूं लेने के लिए, और RT कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस
PV2 माइनस PV1 लिख सकता हूँ ना, डेल्टा V को। ऋषिका समझा गया? डेल्टा V को क्या लिखा हूँ, V2 माइनस V1, ये समझा? तो अभी PV2 के जगह पे N2RT लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT लिख सकते हैं। तो RT कॉमन ले लो, तो N2 माइनस N1 क्या है जी, डेल्टा N है ना, चेंज इन मोल्स इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT डेल्टा N। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डेल्टा N क्या आपका, चेंज इन मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी, डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये लिख लो, अभी न्यूमेरिकल करो तुम लोग 4.7।